आज का ये इवेंट महिला सुपरवाइजर की जो भर्ती निकली है, जिसको महिलाएं तो देंगी ही और हमारे पुरुष भी देने वाले हैं, तो सभी के लिए आज का ये सेशन बेहद काम का होने वाला है। आज हम दो चीजों पर बहुत काफी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। पहला तो ये कि अब जो अगले हमारे पास लगभग 25-26 दिन बचे हैं, क्योंकि 28 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रही है, इन 25 दिनों का प्लान कैसे होने चाहिए, क्या हम पढ़ें इन 25 दिनों में, पहला हम उस पर बात करेंगे। दूसरी बात, इन 25 दिनों में विनर्स आपके लिए और क्या खास करने जा रहा है वो आपको मैं आज बताऊंगा। और जो चीजें मैं बताऊंगा उसके बाद आप कहोगे कि सर अद्भुत, इतना तो कोई किसी भी स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन फिर भी और क्या, हम इसी को लेकर बैठते हैं कि भाई और क्या आपके लिए करें ताकि कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए परीक्षा में और सफलता में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। तो यह सेशन पूरा देखिएगा एंड तक, बहुत काम की बातें होने वाली हैं और कुछ सरप्राइज फ्री गिफ्ट आपके लिए रहेंगे जिसका फायदा आपने उठा लिया। हो सकता है कि आपने अगर वो चीजें मिस कर दी तो आपके जो दूसरे प्रतिद्वंदी हैं वो उनका फायदा उठाकर आपसे ज्यादा नंबर ले आएंगे, इसलिए हर चीज का फायदा आपको उठाना है, ये आप ध्यान रखें। क्योंकि अल्टीमेटली कंपटीशन इन्हीं चीजों से बढ़ता है कि जिसके पास ज्यादा जानकारी होगी, जिसके पास ज्यादा अच्छा स्टडी मटेरियल होगा, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, वो फायदा उठाएगा और वो बाजी मार लेगा, है ना। तो दोनों चीजों को हम समझते हैं। पूरा सेशन आप एंड तक अटेंड करिएगा, आपको मजा आने वाला है आज सभी चीजों में, ठीक है। तो आपको जैसा पता ही है कि एग्जाम की डेट 28 फरवरी 2025 है। 2 शिफ्ट में आपकी परीक्षाएं होंगी और 28 फरवरी से मुझे लगता है कि लगभग 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने तक भी यह परीक्षा चल सकती है। डिपेंड करता है कितने फॉर्म भरे गए, क्या चीजें हैं, तो वो अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन 28 फरवरी से 2 शिफ्ट में एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती, खुली सीधी भर्ती, आपको पता है एक पेपर होना है 200 नंबर का, 3 घंटे का समय आपके पास है। आपको पता है कि पोषण एवं स्वास्थ्य ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न इसके पूछे जाने हैं और आपकी सफलता में, आपके पेपर में नंबर लाने में ये एक सब्जेक्ट बहुत कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो पोषण एवं स्वास्थ्य की हम 1000 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण आपको ई बुक दे रहे हैं और ये निःशुल्क है, फ्री है और ये आपको विनर्स के एप्लीकेशन पर 5 फरवरी को मिलने वाली है, जिसको कोई भी विद्यार्थी निःशुल्क डाउनलोड कर सकता है। फ्री है, पीडीएफ रहेगी, डाउनलोड करो और इससे आप पढ़ो। आपको अगर प्रिंट आउट निकालना है तो आप इससे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ये सबके लिए निःशुल्क है। 1000 हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छांटने वाले हैं जो आपको मिलेंगे और ये सवाल एकदम नए होंगे, कुछ रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि हमें महत्वपूर्ण सवालों को चुनना है कि ये सवाल तो मिस करना ही नहीं है, इन्हें तो छोड़ना ही नहीं है। और इन 1000 सवालों को कम से कम आपको 2 बार पलटा कर जाना एग्जाम के पहले। तो ये निःशुल्क ई बुक सारे विद्यार्थियों को मिलने वाली है। 5 फरवरी को विनर्स के एप्लीकेशन से कोई भी बच्चा इसको फ्री में डाउनलोड कर सकता है और ये विनर्स के बुक्स वाले सेक्शन में आपको लास्ट में मिलेगी, वो जानकारी मैं आपको अभी दूंगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। ऐसे ही हम आपको सेकंड निःशुल्क किताब देने वाले हैं और यह है अगला एक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। तो यहां पर आप समझिए कि 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी आपको 5 फरवरी को विनर्स के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो 1000 फिर से बहुत चुनिंदा, बहुत शानदार सवाल आपको इसके मिलने वाले हैं। तो भाई 2 सब्जेक्ट तो हम आपके बहुत वैसे तो, और ये वो विषय हैं जिनमें कंफ्यूजन भी होता है, जिनमें ज्यादा रिवीजन की जरूरत होती है, जिनमें डेटा फैक्ट ज्यादा है, और ये वो विषय हैं जिनमें काफी ये इनका कनेक्शन पहले से नहीं रहा है, इसलिए भी इन विषयों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विषय तो सारे इंपॉर्टेंट है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन उसमें भी ज्यादा कंफ्यूजन वाले जो विषय हैं उस पर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अब आते हैं दूसरे खंड पर कि भाई अंतिम 25 दिनों में क्या। 2 बातें आपको बतानी थी, पहला सरप्राइज गिफ्ट, अब दूसरी बात है अंतिम 25 दिनों में क्या। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए भाई, अब आते हैं हमारे दूसरे मुद्दे पर और वो है पोषण एवं, आपको पैटर्न तो पता है कि टोटल 200 सवाल रहने वाले हैं, 3 घंटे का पेपर है, 55 नंबर आपके पोषण स्वास्थ्य के हैं, 55 नंबर के अंतर्गत सामान्य ज्ञान तर्क शक्ति है, 45 नंबर के अंतर्गत प्रबंधन है और शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा 45 है। यानी सभी का इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल रोल है, सबका बहुत महत्वपूर्ण वेटेज है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है इन अंतिम 25 दिनों पर, और वो ये कि हर सब्जेक्ट में बैलेंस बनाना है। ऐसी गलती नहीं करना कि कुछ किसी सब्जेक्ट को एकदम इग्नोर कर दिया और जिसको पढ़ने में मजा आ रहा है उसको ज्यादा पढ़ रहे हो, यह गलती बिल्कुल नहीं करना। आपको हर सब्जेक्ट को कवर करना है, हर विषय महत्वपूर्ण है ना। सिलेक्शन लेना है तो आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हर सब्जेक्ट में। हाँ ठीक है, किसी में आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाया, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, पर किसी को इग्नोर मत करना, ये मेरी पहली एडवाइस है आप सभी के लिए, ठीक है। सिलेबस वैसे आप अब तक देख चुके हो और एप्लीकेशन में अगर आपने कोर्स लिया है तो इसी सिलेबस के अनुसार सिस्टमेटिक पूरे टॉपिक्स, पूरे लेक्चर्स आपको अच्छे से मिले हुए हैं। तो सिलेबस को मैं छोड़ रहा हूं, आपको अगर देखना है तो वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। अब पहली चीज ये वाला जो है, इसका स्क्रीनशॉट आप सब लोग लीजिए क्योंकि ये हमने बहुत एनालिसिस करके आपके लिए बनाया है। महत्वपूर्ण, जिनमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, जिनको ज्यादा ध्यान देकर पढ़ना है, जिनसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है। मैं फिर क्लियर कर दूं, पढ़ना सब है, आएगा सब, लेकिन एक वो होता है ना कि किन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दें, हम वो कुछ टॉपिक्स आपको बता रहे हैं। तो मैं पढ़ूंगा नहीं, आप बस देख लीजिएगा।
पोषण स्वास्थ्य में ये जो सारे टॉपिक्स लिखे हैं, इनके महत्वपूर्ण होने की, इनके आने की संभावना ज्यादा है। मतलब इनको थोड़ा ज्यादा अच्छे से देखकर जाइएगा। पढ़ना सब है, लेकिन उसमें भी ज्यादा किस पे ध्यान देना है? इसमें सामान्य ज्ञान में यहां आपको दिख रहे हैं टॉपिक्स, प्रबंधन में आपको सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं, और शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा में आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं। ये हमने कुछ चुनिंदा टॉपिक्स चुने हैं पूरे सिलेबस में से, पर पढ़ना पूरा सिलेबस है, इन पर ज्यादा ध्यान देकर जाना। ठीक है, विगत वर्षों में आए प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करना है। जो भी पढ़ा है उसे लिख लिख कर रिकॉल भी कर सकते हो। मॉक में अच्छे नंबर आने पर ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। और जब आप ऊब जाते हैं, अभी इनको समझा रहा हूं मैं आपको पॉइंट को, ऊब जाने से बचें। तैयारी परीक्षा के अंतिम सेकंड तक जारी रखें। अब भाई इन सब का मतलब क्या है? ठीक है, पहली चीज ये कि आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, एक तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा आपका मॉक टेस्ट होता है। इन दो को खूब ध्यान से अब देना है। अब आपको याद हो, मैंने शुरुआत में जब नोटिफिकेशन आया था तब आपसे कहा था कि अभी आप सिलेबस पे ज्यादा ध्यान दो, प्रैक्टिस पे कम ध्यान देना। अब तराजू का जो पलड़ा है वो बदलने का वक्त आ गया है। अब आपके दिन का लगभग 80% समय प्रैक्टिस पर जाना चाहिए, और प्रैक्टिस का ही हिस्सा मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस का ही हिस्सा पीवाईक्यू है। अपने दिन भर का 80% समय आपको अब प्रैक्टिस पे देना है। ये बात बहुत ध्यान रखें। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा है, एक मॉक टेस्ट रोज लगाना ही लगाना है कम से कम। और अगर अभी से आपको लगता है कि मेरा सिलेबस पूरा हो चुका है, तो आपको अब 2 मॉक टेस्ट लगा लेना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि अभी सिलेबस थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो आपको अभी 1 मॉक टेस्ट लगाइए। लेकिन 15 फरवरी के बाद हर विद्यार्थी को 2 मॉक टेस्ट हर कीमत पे लगाना है। और मॉक टेस्ट के साथ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो है एनालिसिस, जिसको मैं बता रहा हूं। अगर टेस्ट लगाया लेकिन एनालिसिस नहीं किया, तो टेस्ट लगाने से कोई मतलब नहीं। और ये बहुत लोग गलती करते हैं, टेस्ट तो लगा रहे हैं, एनालिसिस ही नहीं करते, देखते ही नहीं है कि क्या बना, क्या गलती हुई, क्या छूटा। तो ये नहीं करना है आपको। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। इसके अलावा चारों सेक्शन पे आपको बराबर समय देना है। हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट भी लगा लोगे तो मैंने आपको बता ही दिया है। समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। इस पर मैं बहुत डिटेल में भी बात करने वाला हूं कि भाई एक ही चीज होती है जो आपको पार लगा देती है या पूरा पेपर खराब कर देती है, और वो है टाइम मैनेजमेंट। इस पर मैं आपको बता रहा हूं। खुद के बनाए नोट, सिलेबस पर आधारित सामग्री को बार-बार रिवीजन करना है। योजनाएं विशेषकर महिलाओं बच्चों पर आधारित, प्रारंभिक तिथि मतलब प्रारंभ तिथि, मंत्रालय कौन से विभाग में आते हैं, उनके उद्देश्य क्या है, कितनी राशि, इस पर विशेष ध्यान देना है। आत्मविश्वास, जिसको मैं आखिरी में कहूंगा ही कि अपने ऊपर बिलीव करना सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हम समझेंगे, है ना। अब देखो भाई, सबसे पहली चीज तो यह ध्यान रखो कि अगर टेस्ट लगाया तो उसका एनालिसिस मस्ट है। अब यहां पर एक और चीज समझना, सबसे पहले तो आज तक आपने जैसा भी टेस्ट लगाया हो, मुझे नहीं पता, आज सुधार कर लो, और अगर लगा रहे हो अच्छे से तो बढ़िया है। पहला ये मानो कभी भी टेस्ट लगाते समय कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो। ठीक है, आप कब कहां बैठे हो? एक्चुअल रियल एग्जाम दे रहे हो। उस समय पे कोई मोबाइल पे बात नहीं, किसी का भी फोन आ जाए, अगर 3 घंटे या 2.5 घंटे आप टेस्ट के नाम से बैठे हो, बिल्कुल भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ऐसे नहीं कि एक ही टेस्ट को दिन में 2 बार टुकड़े में लगा रहे हो, 3 टुकड़े में लगा रहे हो, नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करना। अगर बैठे हो तो एकदम। और अगर इसमें भी एक चीज और बहुत अच्छी आपको बताता हूं, आपने अगर शुरुआत में ध्यान दिया हो तो आपके टेस्ट, आपका जो एग्जाम है वो 2 समय पर होना है, 9 से 12 या 2:30 से 5:30। मेरी आपको एक सलाह ये रहेगी कि इसी समय पे टेस्ट लगाने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि या तो आपको सुबह की शिफ्ट मिलेगी या दोपहर की शिफ्ट मिलेगी। अब होता क्या है, हमें इन समय पे टेस्ट लगाने की आदत नहीं है। सुबह तो हम फिर भी फ्रेश महसूस करते हैं, दोपहर में टेस्ट लगाने की आदत नहीं है। पर एग्जाम अगर दोपहर में आ गया तो क्या कर लोगे? इसीलिए इन दोनों समय पर टेस्ट लगाने की हैबिट बनाओ। तो अगर दोपहर में आ गया तो कम से कम आप उस चीज के लिए तैयार रहोगे, नहीं तो नींद आ रही है, आलसी आ रही है, और उसमें ही आप कंफर्टेबल महसूस नहीं हो, है ना। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये, रियल एग्जाम का मतलब आज से एटलीस्ट 27 तारीख तक हर दिन ये मानकर टेस्ट लगाओ कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो। और टाइम मैनेजमेंट जो मैंने यहां पे लिखा है, अपने हिसाब से पहले से ही सारे विषयों का अलॉटमेंट कर दो कि मुझे पोषण स्वास्थ्य को इतना समय देना है। रियल एग्जाम की बात कर रहा हूं। जो रियल एग्जाम में पैटर्न फॉलो करोगे वही पैटर्न आज से हर टेस्ट में फॉलो करो, और किसी को कॉपी मत करो, किसी के कहने पे मत जाओ। आप क्या करेंगे, आपको एक और बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूं। ठीक है, हमारा ये एग्जाम का पैटर्न है, हमारे पास टोटल 3 घंटे हैं। 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट। मैं आपको पहली चीज कहता हूं कि अगर आप पूरे पैटर्न को ये मान के चलो, 180 मिनट में से ना 20 मिनट तो आप हटा देना, बल्कि मैं तो 2.5 घंटे ही मान के चलूंगा, इतने में हो जाएगा। क्योंकि यहां पे मैथ्स के सवाल बहुत कम आएंगे, पूरे सवाल थ्योरेटिकल हैं, पता है तो टिक मार्क, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप फिर भी एक सेफ साइड हम ले लेते हैं कि चलो आप ये मानो कि आपके पास पूरा पेपर जो है हल करने के लिए 150 मिनट है। आप 180 मिनट लेकर ही मत चलो, 150 मिनट लेकर चलो। ठीक है, पहला आपको कैसे भी करके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 200 तक पहुंचना है। ठीक है, उलझना नहीं है। आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके पहले 200 सवालों में से जितने भी मैक्सिमम बन रहे हैं वो मुझे करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो आखिरी का गैप मैंने रखवाया है ना 30 मिनट का, इसमें उन सवालों को करो जिन सवालों में आपको लगता है कि इन पे विचार करने की जरूरत है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है, या इस पे आप तुक्का मारने की जरूरत है। और तुक्का यूं ही मतलब ठीक है, तुक्का आप मार सकते हो, लेकिन जहां श्योर नहीं हो उनको उस समय छोड़ दो। एक राउंड पूरा
150 मिनट का 2.5 घंटे का उसमें वो लगा लो कि भाई 200 सवाल थे, हो सकता है किसी के 1.5, मतलब जो श्योर है, कंफर्म है, उन सवालों को पहले कर लो। और ऑनलाइन टेस्ट में पहले से आपके पास ऑप्शन होता है, या रफ पेपर आपको मिलेगा, उसमें प्रश्न की संख्या लिख लो कि यार ये 8वें सवाल को, ये 15वें सवाल को, ये 29वें सवाल को आखिरी में देखना है। आधा घंटा रखो उन सवालों के लिए जहां विचार करने की या फिर कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है कौन सा लगाएं, तुक्का मारना है, क्या करना है, आधा घंटा उसके लिए रखो। पूरे 3 घंटे को मानो ही मत कि आपका एग्जाम है, आप मानो 2.5 घंटे का पेपर है। तो पहली चीज, पूरे 200 एक राउंड लगाओ, जो भी बन रहा है वो निपटाओ, आधा घंटा उनके लिए रखो जहां पे विचार करने की आवश्यकता है, ठीक है। और ये सब एग्जाम में नहीं करना है। सब लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये सब एग्जाम में करेंगे, ये सब हर दिन करना है। जब भी टेस्ट लगाओ, ये मानकर लगाओ कि भैया तुम एग्जाम दे रहे हो। फिर दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अब इस 150 मिनट को अपने हिसाब से बांटो, और आपकी जो स्थिति है, आपका जो लेवल है, उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन करो कि 150 मिनट में से मुझे किस विषय को कितने मिनट देना है। आपने सोचा कि यार 150 को अगर मैं 4 हिस्सों में बांटता हूं तो 37.5 मिनट होते हैं। आपने कहा कि यार ये दो थोड़े से सोचने वाले हैं, तो चलो 40-40 मिनट इनको दे देंगे, है ना, और 35-35 मिनट इनको दे देंगे। तो अपने हिसाब से बनाओ, किसी से मत पूछो कि तुम कितना समय दे रहे हो। आज से जब भी टेस्ट लगाओ, टाइमर लेके बैठो, घड़ी सामने रखो, स्टॉपवॉच सामने रखो, पूरे 150 मिनट का काउंटडाउन रखो। 40 मिनट, एक उदाहरण दे रहा हूं, ये मैंने अपने मन से दिया है, आप आपके हिसाब से देख लेना। आपको लगता है सर इसको 40 मिनट देना है, लेकिन मुझे इसको 50 मिनट देना है, इसके लिए सर 30 मिनट काफी, इसके लिए भी 30 काफी है, अपने हिसाब से बांट लेना। अगर न्यूट्रिशन के लिए 40 मिनट रखें तो 40 मिनट से 41वां हुआ न्यूट्रिशन जिस स्थिति में छोड़ देना। 41वें मिनट पे आपका शिशु जो सामान्य ज्ञान है वो चालू हो जाना चाहिए। जैसे ही 40-40-80 मिनट खत्म हो, 81 मिनट चालू, आपका तीसरा सेक्शन चालू हो जाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, अभी बिंदास लगाते हैं, टाइम ज्यादा भी हो गया तो क्या, बीच में फोन पे भी बात कर ली, व्हाट्सएप भी चला लिया, रील्स भी देख ली, टेस्ट भी चल रहा है, और जब एग्जाम होता है तो वहां पे वो आदत होती नहीं है। तो आज से वैसा ही टेस्ट लगाओ जैसा एग्जाम दोगे। इसलिए ये टाइम मैनेजमेंट पहले से बांट के रखना, नहीं तो एग्जाम से आने के बाद लोग ये कहते हैं सर पेपर बहुत मस्त आया था, आप लोगों ने जो पढ़ाया सब वही आया, सर हमारी कुछ गलतियां रह गई, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, पेपर का समय खत्म हो गया। ये उन लोगों के साथ होता है जो मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह लगाते हैं और उसको एग्जाम के जैसे मैनेज नहीं करते हैं। वो उनकी फिर आप समझ लो कि मौत सुनिश्चित है, उनको कोई नहीं बचा सकता एग्जाम में निपटने से, है ना। इसीलिए सेकंड चीज, तो ये मैंने छोटा सा भाषण दिया है, रियल एग्जाम मानकर लगाना। अगली बात, एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस का मतलब होता है जो मुझसे नहीं बना वो क्यों नहीं बना, क्या उसको फिर से पढ़ने की जरूरत है, क्या उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्या उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन करने की जरूरत है, क्या उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन उसकी और एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव्स लगाने की जरूरत है। एनालिसिस से मुझे पता चलता है कि मेरा कहां पर गड़बड़ हो रहा है, कहां मुझे सुधार की जरूरत है, किस चीज को मुझे ठीक करना है, वो एनालिसिस से पता चलेगा। अगर टेस्ट लगाया 200 में से 150 आ गए, 200 में से 120 आ गए, चलो छोड़ो कल नया टेस्ट लगाएंगे, उससे तो तुम टेस्ट ना लगाते तो ज्यादा बेहतर था। टेस्ट लगाते ही इसलिए ताकि एनालिसिस अच्छा कर सकें। तो अगर किसी बच्चे के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मैं सीधा एक ही आपको जवाब दूंगा, आप एनालिसिस को सीरियस नहीं ले रहे हो। एनालिसिस को सीरियस लेना चालू करो, जो सही हुआ उसको छोड़ो, जो गलत हुआ उस पर रिसर्च करो। एनालिसिस में 2 घंटे भी लग जाए एक टेस्ट के तो बुरा नहीं है, क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट है। जितना अच्छा परफेक्शन के साथ एनालिसिस होगा उतने आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, आप मॉक टेस्ट को कहीं ना कहीं गलत तरीके से लगा रहे हो। अगर मॉक टेस्ट लगाने का तरीका सही है, एनालिसिस अच्छा है, नंबर 100% बढ़ेंगे। तो देखो कहां कमी है, क्योंकि एनालिसिस में अगर लापरवाही है, मार्क्स आपके नहीं बढ़ेंगे। तो भाई टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस आज से, एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण। हर मॉक टेस्ट को रियल एग्जाम मान के करो, 1 से 200 तक आपको पहुंचना है, टाइम को अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो, ये सब चीजों का ध्यान रखो। और एक टेस्ट या 2 टेस्ट, उनका अच्छा सा एनालिसिस सब करने के बाद फिर आपको लगता है कि सर अब मुझे उस विषय में उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है, या मुझे वहां थोड़ी अपनी ऐसी कमी महसूस हो रही है, उसको अच्छा कर लो, है ना। फिर बाकी समय सिलेबस और बाकी कहीं पे पढ़ने की आवश्यकता है, उस पे पढ़ने पे काम कर लो, ठीक है। और अंत में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिरी दिनों में बड़ी घबराहट होती है, बड़ा डर लगता है ना। वैकेंसी कम है, पद की संख्या कम है, सिलेबस काफी बड़ा है, टेस्ट में हो सकता है मार्क्स कम आ रहे हो। पहली बात तो मैं बता दूं कि अगर आने वाले 15-20 दिन भी आपने बहुत अच्छा दे दिया तो तख्ता पलट हो सकता है, बाजी पलट सकती है, क्योंकि पढ़ने से मार्क्स कम बढ़ते हैं, टेस्ट अच्छे से लगाने से मार्क्स बढ़ते हैं। आने वाले 25 दिन अगर आपने टेस्ट को बहुत ईमानदारी से लगाया, आपके मार्क्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक मार्क्स इसलिए भी नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि सिलेबस ही बहुत सारा छूटा हुआ था। अब सिलेबस कुछ कवर हुआ है, भाई पढ़ा हुआ होगा तब तो प्रश्न हल होगा, पढ़ा ही नहीं है तो आंसर कहां से दोगे। तो इसलिए पढ़ा हुआ हो तो प्रश्न बनेगा। अब जब आप ईमानदारी से मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, इसलिए विनर्स की टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए। संडे को जो आज हमने एक टेस्ट दिया, हर संडे हम टेस्ट देते हैं, वो है अभी टेलीग्राम पे आपके लिए शुरू कर दिया। इन सबका फायदा उठाओ। मार्क्स सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाने से बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करने से बढ़ते हैं। कई लोग सोचते हैं मुझे तो बस पढ़ने दो, मुझे पढ़ने में आनंद आता है, टेस्ट वेस्ट लगाना सब बेकार बात है, सीधा एग्जाम दूंगा। वो निपटने का ही काम कर रहा है, मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का, कुल्हाड़ी नहीं बल्कि अपने पैर पे जेसीबी चलाने का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। इसलिए टेस्ट को इग्नोर मत करना, एग्जाम खत्म हो जाएगा आपका अगर टेस्ट नहीं लगाए तो, है ना। अपने ऊपर बिलीव रखना बहुत जरूरी है। आपने अगर मेहनत करी है, आपने अपने आप को झोंक दिया है, आपने अपना बेस्ट दिया है, डरना मत। एग्जाम होने तक ये बिल्कुल सबको ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा मेरा, अभी तो ये बचा है, कुछ पुराना देखते हैं तो याद ही नहीं आता है, भूल रहे हैं, है ना, और इतना पढ़ लिया लेकिन बड़ी घबराहट है कि एग्जाम में याद नहीं आया तो क्या। ये सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हो।
ये हर इंसान के साथ होता है ना, क्योंकि एग्जाम का वो एंजाइटी, एग्जाम का जो प्रेशर है वो सबके साथ होता ही है। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है, आप तो बस अपने अपने प्रोसेस को फॉलो करो, अपने अच्छे रूटीन को फॉलो करो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और श्री कृष्ण का वो उपदेश याद रखो जो अर्जुन को उन्होंने दिया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपना कर्म में अपनी पूरी योगदान दो, अपने कर्म में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, बाकी किसी चीज की चिंता मत करो। पेपर अच्छा जाएगा। आज जरूर लगता है कि पता नहीं याद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप एग्जाम में अगर मेहनत करी है तो एग्जाम में जैसी सवाल दिखेगा ना आपको आंसर पता आ जाएगा, उस समय याद आ जाता है। लेकिन अभी वो घबराहट होती है और वो स्वाभाविक है, बिकॉज वी आर ह्यूमन, हम इंसान है, मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है। रोबोट होते तो हमारे अंदर सुख दुख है ना, लव और गुस्सा या कोई ये सब चीजें हमारे अंदर इमोशंस नहीं होते, बट बिकॉज वी आर ह्यूमन तो हमारे अंदर इमोशंस हैं, और ये सब इमोशंस और इसके अलावा जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यार, अलग अलग हमारे हार्मोन्स, ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है अलग अलग इमोशंस और फीलिंग्स के लिए। तो इंसान यार ये तो होगा, है ना। अपने ऊपर भरोसा रखो, डू योर बेस्ट, नेकी कर दरिया में डाल, अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, कर्म करिए, फल अच्छा ही मिलेगा, फल की चिंता करना नहीं, और फल तुम्हारे हाथ में है भी नहीं, तुम्हारे हाथ में एक ही चीज है और वो है कर्म, मेहनत, उसी से फल मिलेगा, इसलिए घबराना नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया है, और रिवीजन ज्यादा करिए। भाई हमारे पास सॉल्व करने वाले सब्जेक्ट नहीं है, लाइक मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग के सवाल बहुत कम है और बहुत हलवा मैथ्स रीजनिंग आना है। तो आपको ज्यादा जो सब्जेक्ट्स है ना वो थ्योरी वाले हैं, और थ्योरी वाले सब्जेक्ट मजबूत होते हैं बार बार रिवीजन करने से। रिवीजन करो, बार बार पढ़ो तो वो याद होता है। एक बार पढ़ोगे तो भूलना तय है, बार बार उन चीजों को पलटाओ, नोट्स के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से। जितना रिवीजन करोगे चीजें याद आएंगी और रहेंगी। केवल पढ़ने से कोई चीज याद नहीं होती, इसलिए अब नया पढ़ने से बचना है और जो पढ़ा है उसकी चिंता करना है कि वो मुझे कितना याद है।